ये चैप्टर हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न है। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सेल डिवीज़न एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सेल की ग्रोथ होती है, जैसे कि सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि करेक्ट डिवीज़न हो और फॉर्मेशन हो जो प्रोजेनी सेल्स की, उनके अंदर जो जीनोम हो वो इंटैक्ट रहे। सीक्वेंस जो होता है इवेंट्स का वो डुप्लीकेट करते हैं, जिसमें अपना जीनोम को सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी सेल्स और इवेंचुअली डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में। उसी को हम क्या टर्म देते हैं, उसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। हालांकि सेल ग्रोथ जो है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के उसमें देखा जाए तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब वो हमेशा ही होता रहता है, कंटिन्यूस है। फिर डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक मतलब स्टेज होती है जहाँ पे सेल साइकिल में होता है। रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए की फॉर्म में, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसमें कि सेल डिवीज़न होता है। ये इवेंट्स जो होते हैं हमारे वो जेनेटिक कंट्रोल के होते हैं। किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? जेनेटिक के में। एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल में जो है सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ये हमारे ह्यूमन सेल्स जो हमारे 24 आवर में जो है सेल साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेल साइकिल जो होती है वेरी कर सकती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेल टाइप टू सेल टाइप। यीस्ट में देखा जाए, यीस्ट में जो है सिर्फ तकरीबन 90 मिनट के आसपास जो है एक सेल साइकिल हो जाती है। सेल साइकिल में जो है दो बेसिक जो है डिवीज़न होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटरफेज, दूसरा होता है हमारा एम फेज़। एम फेज़ का दूसरा नाम होता है माइटोटिक फेज़। जो हमारा एम फेज़ होता है वो रिप्रेजेंट करता है वो फेज़ जो कि एक्चुअल सेल डिवीज़न हो या फिर माइटोसिस में अकर हो। और इंटरफेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वो फेज़ जो दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में होती है। एक होता है हमारा एम फेज़ जो रिप्रेजेंट करता है वो फेज़ जहाँ पर जो है एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है या फिर माइटोसिस होती है। दूसरा हमारा होता है इंटरफेज़। इंटरफेज़ वो फेज़ होता है जो सक्सेसिव एम फेज़ के बीच में होता है। ये सिग्निफिकेंट नोट है कि 24 आवर में जो है एवरेज सेल साइकिल हो जाती है हमारी। तो सेल जो है डिवीज़न जो होता है प्रॉपरली लास्ट करता है सिर्फ 1 घंटे। बाकी टाइम जो इंटरफेस लास्ट करता है 95%। यानी ह्यूमन सेल में जो है इंटरफेस 95% की ड्यूरेशन में होती है और एम फेज जो होती है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है। ढंग से देखा जाए तो सिर्फ 1 घंटे के लिए हमारी एम फेज, बाकी सारा टाइम क्या चलती रहती है? इंटरफेज। उसके बाद है एम फेज जो स्टार्ट करती है अपना न्यूक्लियर डिवीज़न। मतलब एम फेज को अगर पूछा जाए कि स्टार्टिंग कैसे होगी, तो स्टार्टिंग होगी उसकी न्यूक्लियर डिवीज़न से, जो कि कैरियोकाइनेसिस से, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी सेपरेशन, डॉटर क्रोमोसोम की सेपरेशन से। न्यूक्लियर डिवीज़न और क्रोमोसोम्स जो डॉटर क्रोमोसोम है उनकी सेपरेशन से। यानी एम फेज़ के लिए स्टार्टिंग के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न, दूसरा हमारा है डॉटर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और ख़त्म होती है साइटोप्लाज्म के डिवीज़न से जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जो इंटरफेज होती है इसको जो हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीज़न के लिए, और इसमें सेल ग्रोथ भी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है, एक ऑर्डरली मैनर में होती है। जो इंटरफेज होती है वो आगे जा कर के 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड होती है। 3 में एक होता है हमारा गैप फेज 1, दूसरा हमारा होता है एस फेज या सिंथेसिस फेज, तीसरा होता है हमारा गैप फेज 2। जो एस फेज होता है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो अमाउंट होता है हमारा डीएनए का वो 2C था तो वो 4C हो जाता है। फिर हमारा जो जी1 फेज है वो कोरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी एम फेज और माइटोसिस के बीच में जो आती है फेज उसको जी1 फेज बोला जाता है। जी1 फेज किसके बीच में होगी? एम फेज के बीच में और हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। जी1 फेज में क्या होता है? इसमें सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली जो है ग्रो कर रहा होता है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करता अपने डीएनए को। मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और ग्रोथ होगी कंटिन्यूस, लेकिन रेप्लिकेशन जो होगी डीएनए की वो नहीं होगी। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? इसमें जो है जो पीरियड है वो किससे वो कर दिया जाता है? इसमें डीएनए सिंथेसिस भी होता है यानी रेप्लिकेशन, और इसके अंदर जो डीएनए का जो
अमाउंट है, अगर वो 2C लेके चले हम, तो वो इसके अंदर हमारा 4C हो जाता है। लेकिन हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है वो अगर डिप्लॉयड था यानी 2N था, तो बाद में भी जो है एस फेज के बाद में भी वो 2N ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर है एनिमल सेल में एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बिगिन करती है न्यूक्लियस में। कहाँ पे होगी ये होगी एनिमल फेज में, एनिमल सेल्स में हमारी सेल साइकिल का एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस में। सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी और साइटोप्लाज्म में होगी। मतलब दो चीज़ें होती हैं एस फेज जो हमारा एनिमल सेल्स में होती है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन, एक होती है सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारी न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगी, लेकिन जो हमारी सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन है वो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। यानी साइटोप्लाज्म की डुप्लीकेशन कौन करवाएगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्या होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन में क्या होगा? यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी और एक सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगी। एनिमल सेल्स में एस फेज में दो बातें होंगी, एक डीएनए रेप्लिकेशन जो कि बिगिन करती है न्यूक्लियस में, दूसरी हमारी सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो साइटोप्लाज्म में। फिर है जीवन फेज में जो है ये बातें थी। अब आया हमारा अगला G2 फेज। G2 फेज में क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं जो कि माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। सेल ग्रोथ होती है इसके अंदर, वो कंटिन्यूस होती है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है। और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस कहाँ पे थी? और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस यहाँ पे थी इंटरफेज में। इंटरफेज में क्या था कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वो कर रहा होता है, जैसे कि हमने देखा जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूस ग्रोथ है। ऐसे ही जो है जो हमारी G2 फेज है उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होगी जहाँ पे, और सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। कैसे रहेगी सेल ग्रोथ? कंटिन्यूस। इसमें फिर हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ? Do cells in a plant divide all the time? Do you think all the cells continue to divide in all plants and animals? Tell the name of location of tissues having cells which divide all their life in higher plants. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है हमने, फिर सिमिलर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जी नोट में क्या है? कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अडल्ट एनिमल्स में अपीयर नहीं करते कि वो डिवाइड कर रहे हैं, एग्जिबिट डिवीज़न, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल। और मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू, ताकि रिप्लेस कर सके सेल्स को जो कि लॉस्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। ये जो हैं हमारे डिवाइड नहीं करते और ये एग्जिट कर जाते हैं जीवन फेज़ को। किसको एग्जिट कर देंगे? जीवन फेज़ को। और एक इनएक्टिव स्टेज जो होती है हमारी, उसको जिसको हम क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, जो जी नोट से मतलब स्पेसिफाई करी जाती है सेल साइकिल में। मतलब सेल साइकिल में हमने G1 पढ़ा, G2 पढ़ा, यहाँ पे जी नोट भी आएगा। जी नोट में क्या होता है? जी नोट में होता है कि सेल्स में जो एनिमल के जो कुछ सेल्स होते हैं अडल्ट एनिमल्स में, वो फर्दर जो है अपीयर नहीं होते कि वो एग्जिबिट कर रहे हैं डिवीज़न को, जिसकी वजह से क्या होता है? मैनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं सिर्फ ओकेजनली, जब जो सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करना होता है जो कि लॉस्ट हुए हैं किसी इंजरी की वजह से या फिर सेल डेथ की वजह से। ये सेल डिवाइड नहीं करते और ये जीवन फेज को एग्जिट कर जाते हैं, एक इनएक्टिव फेज में एंटर कर जाते हैं, जिसको क्विसेंट स्टेज बोला जाता है, जी नोट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। जो सेल्स होते हैं इस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, लेकिन नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें है कि मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होंगे, ये नहीं कि वो भी डेड हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। मेटाबॉलिकली तो हाईली एक्टिव होंगे वो, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे जब तक कि उनको ऐसा कुछ कहा ना जाए या फिर रिक्वायरमेंट ना हो ऑर्गेनिज्म में। फिर है एनिमल्स में जो है माइटोटिक डिवीज़न सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है। एनिमल्स में कहाँ पे देखा जाता है माइटोटिक सेल डिवीज़न? ये माइटोटिक सेल डिवीज़न एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है। कहाँ पे? डिप्लॉयड सोमैटिक, जो कि हमारे जनरल सेल्स होते हैं, कोनेड्स वालों को छोड़ के। कुछ फ्यू एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, जैसे कि मेल हनीबीज। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन ऑल्सो शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड
और डिप्लॉयड सेल्स। इसमें क्या है, एनिमल्स में जो है ये माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है ये कहाँ पर होता है, ये सिर्फ हमें देखने को मिलता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे कि हैप्लॉयड सेल जो कि हनी बीज में है। मेल हनी बी जो होती है हमारी, ड्रोन जो होते हैं उनके अंदर माइटोसिस वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं और उनमें माइटोसिस होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन वो डिप्लॉयड सोमैटिक में। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, मेल हनी बीज जिसे ड्रोन बोला जाता है, माइटोसिस उसमें भी हो रहा है, लेकिन वो क्या है, हैप्लॉयड सेल। तो एक्सेप्शन होंगे इसकी। फिर है, अब एनिमल्स में तो सिर्फ डिप्लॉयड में हो रहा था, प्लांट्स में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड में भी होता है और डिप्लॉयड में होता है। मतलब एनिमल्स में तो एक्सेप्शन कह सकते हैं जिसमें हैप्लॉयड में हो रहा होगा, क्योंकि मेनली कहाँ पे होता है, डिप्लॉयड में होता है। लेकिन प्लांट्स में हम ऐसा नहीं कह सकते भी एक्सेप्शन है कि वो हैप्लॉयड में होता है डिप्लॉयड में होता है, वो दोनों में होता है। यहाँ से हम जो एग्जाम्पल अल्टरनेट जनरेशंस का प्लांट्स में करते हैं, जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। फिर आती है हमारी एम फेज। एम फेज बोले तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। कैसी फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल की, जिसके अंदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स रिमेन्स द सेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक फेज में इसका दूसरा नाम है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा गया है क्योंकि इसके अंदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस होती है वर्चुअली सभी कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स की। इसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है पेरेंट और प्रोजेनी के सेम रहते हैं, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का दूसरा नाम कैरियोकाइनेसिस is very essential to understand that cell division is progressive process. Very clear cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involved होता है 4 stages में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या पढ़ा, एम फेज हमारा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है जिसमें सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके पेरेंट की और प्रोजेनी के सेल्स में सेम रहते हैं, इसलिए हमको इसने क्या बोल दिया कि इक्वेशनल डिवीजन है। फिर जो कन्वीनियंस के लिए हमने माइटोसिस को डिवाइड कर दिया 4 स्टेजेस में, न्यूक्लियर डिवीजन की में, कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस में, जो कि एसेंशियल है ताकि सेल डिवीजन को समझा जा सके कि एक प्रोग्रेसिव है और इसके अंदर जो वेरी क्लियर कट लाइंस जो है वो निकाली नहीं जा सकती वेरियस फेज स्टेजेस के बीच में। और वो 4 फेज हमने ये पढ़े हैं, एक हमारा प्रो फेज, दूसरा हमारा मेटा फेज, तीसरा हमारा एना फेज और चौथा हमारा टीलो फेज। ये किसके फेज है, ये हमारे एम फेज के फेज हैं। अब हमारा आया सबसे पहला फेज प्रो फेज, एम फेज का पहला स्टेज। प्रो फेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, जो कि एस और जी नोट फेज को फॉलो करता है इंटरफेज की। एस और G2 फेज किसकी थी, इंटरफेज की थी। और फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की, जो फॉलो करता है एस एंड G2 फेज को। मतलब एस फेज के बाद G2 फेज आया, उसके बाद क्या है हमारा प्रोफेज। ठीक है, एस और G2 फेज में जो न्यू डीएनए था, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे वो डिस्टिंक्ट नहीं थे, इंटरवाइंड थे, यानी वो अलग अलग नहीं थे, बाकी कैसे थे, वो ऐसे कोइल्ड से थे। प्रोफेज में जो है एक मार्क किया जाता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अनटेंगल्ड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। The centrosomes which has undergone duplication during the S phase of interphase now begins to move towards the opposite poles of the cells. Completion of the prophase can be marked by the following characteristic events. पहला, ये हमारा दूसरा, ये 2 इवेंट है जो कि प्रोफेज को जो है मार्क करते हैं। क्या पढ़ा हमने,
हमने पढ़ा कि प्रोफेज जो है फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोमाइटोसिस का, जो कि एस और G2 फेज को फॉलो करता है। एस और G2 फेज में जो हमारे न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे वो डिस्टिंक्ट नहीं थे बल्कि इंटरवाइंड थे, यानी सिमिलर थे। जो प्रोफेज है वो मार्क की जाती है बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो क्रोमोसोमल मटेरियल था उसकी कंडेंसेशन, यानी उसकी जो है उसको कंडेंस करने के लिए, उससे इसकी जो है स्टार्टिंग होती है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अनटेंगल्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है तब जब वहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो अनटेंगल्ड होता है, मतलब उसको जो बाइंड अप करने लग जाते हैं। फिर है सेंट्रोजोम, जो डुप्लीकेशन गया था, डुप्लीकेशन हुई है जिसकी एस फेज में सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन हुई है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। एस फेज में जो हमारे सेंट्रोजोम की जो डुप्लीकेशन हुई है, अब वो जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाता है। जो सेल्स के जो अपोजिट पोल्स है ना, वो उसकी तरफ मूव करने लग जाता है। और ये जो है मार्क किए जाते हैं बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स, जो कि 2 कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स हैं। इसमें एक तो है हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। Chromosomes are seen to be composed of chromatids attached together at the centromere। जो सेंट्रोमियर होता है वहाँ पे अटैच्ड होते हैं क्रोमेटिड्स। इसमें क्या पता चला? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनाने के लिए। जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के जो है साथ अटैच्ड होते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना लिया। क्रोमोसोम्स जो है कैसे कंपोज हैं? 2 क्रोमेटिड्स के। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स विच आर अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर पे जो है अटैच्ड होते हैं। दूसरा है सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगोन द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स opposite pole of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called esters। एस्टर्स को जो है, एस्टर्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमारा सेंट्रोजोम रेडिएट करता है। एस्टर्स आर दी माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर रेडिएटेड आउट बाय दी सेंट्रोजोम्स। 2 एस्टर जो है वो टुगेदर, द 2 एस्टर्स together with spindle fibers form these mitotic apparatus। इसमें माइटोटिक apparatus है। माइटोटिक apparatus कौन फॉर्म करता है? 2 एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स के साथ में। स्पिंडल फाइबर्स के साथ में जब 2 एस्टर्स मिल जाएं वो माइटोटिक apparatus फॉर्म करते हैं, यानी माइटोटिक apparatus is formed by the 2 esters along with the spindle fibers। और एस्टर्स क्या थे? एस्टर्स वो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जो कि रेडिएट किए जाते हैं ईच सेंट्रोजोम से। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है क्या कि जो सेल्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ प्रोफेज के एंड पे जो सेल्स होते हैं, जब उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं तो वो शो नहीं करते गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप। कौन सी चीज़ें शो नहीं करते? एक गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा न्यूक्लियोलस, चौथा हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। यानी एंड ऑफ प्रोफेज में जो सेल्स होते हैं वहाँ जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो क्या नहीं करते? वो 4 चीज़ें नहीं करते। 4 चीज़ें कौन सी हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है और हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है। अब ये एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये अर्ली प्रोफेज दिखा रखे हैं। ये अर्ली प्रोफेज ऐसी है, ऐसे हमारे ये पेरेंट के लगा लो और ये डॉटर क्रोमेटिड लगा लो। फिर जो है ये लेट प्रोफेज में ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे। ये 2 थे पहले, अब ये धीरे धीरे ऐसे हो गया। उसके बाद हमारा
मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर एनवेलप की और स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सेकंड फेज कैसे स्टार्ट होती है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसकी कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, कंप्लीट जो है उसको हटा देना, उसकी जब वो हट जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, और इससे जो है स्टार्ट हो जाती है हमारी सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम्स जो स्प्रेड कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती हैं और दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम क्लियरली जो है इनको जो है नहीं देख पा रहे थे प्रोफेज में, लेकिन मेटाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है और जो है क्लियरली जो है माइक्रोस्कोप के अंडर में दिख जाती हैं। यही वो स्टेज होती है जहाँ पर मॉर्फोलॉजी जो होती है क्रोमोसोम्स की वो बहुत आसानी से स्टडी करी जा सकती है, यानी मॉर्फोलॉजी के लिए हमारी मेटाफेज सही है। मेटाफेज ऑफ माइटोटिक फेज जो कि सेकंड फेज है, विच इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस होती है जी, जो कि जिसमें कि कंडेंसेशन क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाती है और क्लियरली जो है विजिबल हो जाती है माइक्रोस्कोप के अंडर में। यही वो फेज़ है जहाँ पर मॉर्फोलॉजी है जो क्रोमोसोम्स की वो बहुत आसानी से समझी जा सकती है। इस स्टेज पर मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है उनको जो है हेल्ड करता है, ये सेंट्रोमियर उनको हेल्ड कर रहा है। फिर स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इस साइट की तरह सर्व करते हैं ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स ही फॉर्म करते हैं और अटैचमेंट के लिए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स की। फिर है इसके अंदर टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशंस एट द सेंटर ऑफ सेल। क्या पढ़ा हमने, पढ़ा कि इस स्टेज में मेटाफेज क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बनते हैं, जो कि विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर उन दोनों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। फिर हमारे कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कहाँ पे, सेंट्रोमियर्स के सरफेस पर। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट सेंट्रोमियर्स के सरफेस पर, जिसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। सो व्हाट आर काइनेटोकोर्स? काइनेटोकोर्स आर दी structures on the surface of centromeres which are small disc shaped and which serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of cell। जो सेंटर ऑफ सेल में मूव करा दिए जाती हैं उन क्रोमोसोम्स के लिए एक अटैचमेंट की तरह एक साइट प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर्स की, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। ये काइनेटोकोर्स होते हैं। फिर है hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from each pole and its sister chromatid connected by kinetochore to spindle fiber of the opposite pole। क्या है, कहता है मेटाफेज जो है कैरेक्टराइज करी जाती है, जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर की तरफ लाई करते हैं विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। एक क्रोमैटिड होता है जिसमें कि ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड होता है काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, और इसका सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो कनेक्ट होता है काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। फिर है इसमें कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट्स। मेटाफेज प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेन है अलाइनमेंट का क्रोमोसोम्स का मेटाफेज पे। मेटाफेज पे जो है क्रोमोसोम्स का एक प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, उसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट्स। तो मेटाफेज फेज के फीचर्स क्या हुए, कैरेक्टराइज फीचर्स क्या हुए, इसके अंदर फिर हमारे दो फीचर्स हैं जैसे हमारे प्रोफेज के अंदर थी। इसके अंदर हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं हमारे वो काइनेटोकोर्स से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर्स किसके होंगे, क्रोमोसोम्स के। तो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे। ये देखो स्पिंडल फाइबर्स, ये हमारा काइनेटोकोर, ये हमारा काइनेटोकोर, ये हमारा काइनेटोकोर, ये हमारा काइनेटोकोर से, ये काइनेटोकोर से, ये काइनेट। दूसरा हमारा क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं
और अलाइन किए जाते हैं मेटाफेज प्लेट्स पे थ्रू द स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ द पोल्स। क्रोमोसोम्स जो हैं स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं और अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज प्लेट्स के में मेटाफेज प्लेट्स के साथ थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स। बोथ द पोल्स कैसे हैं? स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। पहला था हमारा ट्रांजिशन वाला, दूसरा हमारा क्या है? मेटाफेज में। अब ये देखो एक मेटाफेज प्लेट है ये, इसके अलोंग जो इन्होंने अपने आप को लाइन कर लिया, किसने? क्रोमोसोम्स ने। स्पिंडल फाइबर स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव किया। तीसरी फेज हमारी एनाफेज। एनाफेज के अंदर भाई ये at the onset of anaphase, each chromosome arranged at metaphase plates split simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite poles. अभी जो हमने देखा कि मेटाफेज प्लेट्स के पास आए थे, अब वो क्या होता है इस फेज़ में? इस फेज़ के ऑनसेट में जो ईच क्रोमोसोम जो अरेंज हुए थे मेटाफेज प्लेट्स में वो स्प्लिट कर जाते हैं दो डॉटर क्रोमेटिड में। और दो डॉटर जो क्रोमेटिड्स हैं उनको क्रोमेटिड्स ना बोल करके दो डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, मतलब दो डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है। क्या है? दो हमने बोला कि ये जो अरेंज थे मेटाफेज प्लेट्स पे, जो ईच क्रोमोसोम अरेंज था मेटाफेज प्लेट्स पे, वो स्प्लिट कर जाता है दो में। दो क्या बनते हैं उससे? दो डॉटर क्रोमेटिड्स बनते हैं। अब इनको दो डॉटर क्रोमेटिड्स ना बोल करके इनको बोलते हैं हम दो डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई हैं। ये अपनी माइग्रेशन को बिगिन करते हैं इस फेज़ में विद द ऑनसेट ऑफ दिस फेज टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। कौन? दो डॉटर क्रोमोसोम्स जो बने। ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम ऑफ ईच centromere of each chromosomes directed towards the pole and hence leading edge with the arms of the chromosomes trailing behind. Thus anaphase is characterized by, इसके अंदर क्या बताया है इसने? इसके अंदर बताया कि जैसे जैसे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं अपनी इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो सेंट्रोमियर जो होता है ईच क्रोमोसोम्स का वो डायरेक्टेड हो जाता है टुवर्ड्स द पोल की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, और जिससे कि उसकी जो लीडिंग एज होती है आर्म्स को मिला के जो उसकी लीडिंग एज होती है वो ट्रेलिंग बिहाइंड, वो पीछे पीछे ट्रेल कर रही आ रही होती है। इससे जो है 10 एनाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय। एनाफेज में देखा कि ये फिर जो ये क्या बनी है, तो जो हमारे यहाँ पे लाइन थे वो टूट करके जो है दो में स्प्लिट हो गया, एक ये चला गया, एक ये चला गया। इसके जो ये पीछे पीछे ये आ रही है हमारे, हमने जो पढ़ा था ना अभी, हमने अभी पढ़ा कि ये कि ट्रेलिंग बिहाइंड। तो ट्रेलिंग बिहाइंड में क्या है? ये वाले जो दो हैं ये बड़े बड़े वाले ट्रेल कर रहे हैं, और ये हमारा जो काइनेटोकोर जो है, ये सेंट्रोमियर जो हमारा ये स्पिंडल फाइबर की तरफ मूव कर अपोजिट पोल्स की तरफ। फिर दीज आर करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। इसमें भी दो इवेंट्स हैं। पहला है इसमें हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्या है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती हैं डॉटर्स में, और क्रोमेटिड्स जो सेपरेट हो जाते हैं। फिर जो क्रोमेटिड्स होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। क्या इसके अंदर हमने क्या बताया? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। चौथी जो हमारी लास्ट फेज़ है इसकी, काइरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस की, वो हमारी टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या है? इसकी बिगनिंग पे, ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, इसकी बिगनिंग को हम टीलोफेज बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स जो हैं जो रीच किए थे रिस्पेक्टिव पोल्स में, वो डीकंडेंसिएट हो जाते हैं। क्या होता है? पोल्स जो हमारा कंडेंसेशन हुई थी प्रोफेज में, उसको डीकंडेंसेट भी तो करना है, तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन होती है और इंडिविजुअलिटी जो है लूज हो जाती है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड नाउ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। इसके अंदर टीलोफेज के अंदर क्या बताया उसने? इसके अंदर बताया कि जो पोल्स हैं वो डीकंडेंसिएट हो जाते हैं। इंडिविजुअलिटी जो अभी तक दिख रही थी हमको कि ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, वो उसकी लूज हो जाती है इसके अंदर, जिससे कि हमारा क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो टेंड करता है, कलेक्ट कर रहा होता है दो पोल्स की तरफ। जैसे कि ये देखो, ये जो है ना, पहले तो ऐसे इंडिविजुअल्स थे, पहला इंडिविजुअल, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये जो है इनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो जाएगी, डीकंडेंसिएट होने लग जाएंगे, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसी कुछ शेप ले लेंगे दोनों पोल्स की तरफ। तो इसकी करैक्टरिस्टिक या फिर की इवेंट्स हम कह सकते हैं, इसमें 3 की हैं। कौन सी की हैं?